अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कई मुकदमात हैं, करप्शन के मुकदमात हैं, हंगामा आराई हमले के मुकदमात हैं, ओहदेदारों की तौहीन के मुकदमात हैं और हर मुकदमे की कार्रवाई मुख्तलिफ मराहिल में है। किसी में बानी PTI गिरफ्तार है, किसी में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, किसी मुकदमे में इन्हें जमानत भी मिल चुकी है और किसी मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। अहम सवाल यह है कि मुख्तलिफ नौइयत के इन मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ का दिफा क्या है। आज GHQ हमला केस में भी साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी डाल दी गई। गुज़िश्ता साल 9 मई को अलकादिर ट्रस्ट केस में इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज किया। इस दौरान अस्करी तंसीबात पर हमले भी किए गए और इन्हें जला भी दिया गया। रावलपिंडी में फौज के मरकज GHQ पर हमला किया गया। लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर भी धावा बोला गया। सानह 9 मई से मुतालिक तकरीबन 12 मुकदमात बानी PTI के खिलाफ दर्ज हैं। इनमें दंगे फसाद, मुसल्लह अफवाज में बगावत को फरोग देना और बदमनी फैलाने के मुकदमात शामिल हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI पर इल्जाम है कि उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज को 19 करोड़ पाउंड का फायदा पहुंचाया और बदले में 450 कनाल से ज्यादा जमीन ली। 19 करोड़ पाउंड केस में भी आज बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। आज तोशाखाना केस में भी बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने तोशाखाना से मिले तहाइफ फरोख्त करके जो रकम हासिल की इसे असासों में जाहिर नहीं किया। इस केस में नैब हुकाम 11 जनवरी को 12 गवाहान पेश करेंगे। तोशाखाना केस में बानी PTI ने कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। इसमें उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस में एक ऑफिस बॉय को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया है, तो क्या वो ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करेंगे। 8 जनवरी को रोजनामा जंग में शाया खबर के मुताबिक नैब बानी PTI के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने पर भी काम कर रहा है। इस नए रेफरेंस का ताल्लुक भी तोशाखाना के एक ऐसे तहाइफ से है जो मामूली रकम अदा करके अपने पास रख लिए गए। खबर के मुताबिक बानी PTI को तहाइफ की सूरत तकरीबन 108 सेट मिले। इनमें से 58 तहाइफ उन्होंने अपने पास रखकर उनकी मार्केट से कम कीमत अदा की। अब इन तहाइफ की असर नौ कीमत तय की जा रही है ताकि अदा की गई रकम और असल वाजिबुल अदा रकम के दरमियान फर्क किया जा सके। बानी PTI के खिलाफ ये इल्जाम भी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की, बेबुनियाद इल्जामात लगाए और तौहीन आमेज बयानात दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ साइफर के गलत इस्तेमाल का केस भी बनाया गया था कि उन्होंने साइफर में मौजूद मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ज़ाती मफादात के लिए कौमी सलामती को खतरे में डाला। तमाम इस केस में सुप्रीम कोर्ट इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर चुकी है। यानी इस वक्त GHQ हमला केस, तोशाखाना केस, 19 मिलियन पाउंड केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस वो बुनियादी मुकदमात हैं जिनका बानी PTI को सामना है। इसके अलावा उन पर 150 से ज़्यादा मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं जिनमें लोगों को मुजाहरों और तशद्दुद पर उकसाने जैसे इल्ज़ामात हैं। अहम सवाल यही है कि बुनियादी और मरकज़ी मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ का दिफा क्या है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जनाब मियाँ दाऊद साहब ने। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शहबाज खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PTI से आपका ताल्लुक है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बल्कि आगाज़ आपसे ही करते, खोसा साहब इन मुकदमात का दिफा क्या होना चाहिए, इस हवाले से भी कि कानून को भी आप जानते हैं और फिर आपको लगता है कि PTI के बानी इन मुकदमात को फेस कर पाएंगे, क्योंकि लग ये रहा है कि बड़ी माइन्यूट लेवल पे जाके, यानी इस तरह देखें कि किस तरह से वो तहाइफ लिए गए, मार्केट से कम कीमत लगवाई गई, फ़र्क कितना है, यानी इतने माइन्यूट लेवल पे जाके अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आपके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करने की एक पूरी तैयारी है सर। देखें, ये केस तो बड़ा सिंपल है। अगर आप इसमें पीछे चले जाएं, जब से पाकिस्तान बना है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर ये केस इस तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये सरकार की मैलिफाइड यही शो कर देता है। दूसरी बात ये कि केस है क्या। इस केस में उन्होंने जो हमारे खिलाफ चार्ज डाला है वो ये है कि हमने एक हार का सेट मिला हमें ग्राफ का, और वो सेट जो है हमने तोशाखाना में जमा नहीं कराया। अब वो प्राइम मिनिस्टर को तो कोई नहीं गिफ्ट देता जब प्राइम मिनिस्टर फॉरेन डेलीगेशन पे जाता है। ये गिफ्ट तो प्रेजेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ को, और मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कि उन्होंने कोई पेपर वर्क इसके रिलेटिंग करना है या नहीं करना। इस केस में वो
जाहिरी बात है कि ये आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन जो हैं ऑफिस के, वो एमएस की जिम्मेवारी होती है, मिलिट्री सेक्रेटरी की। तो वो पहले उनसे पूछें कि भाई अगर कोई गलती हुई है, नेग्लिजेंस हुई है, तो वो उनकी तरफ से हुई होगी। कोई ये तो नहीं है कि कोई एडमिट नहीं कर रहा कि यहाँ पे हार मिले या नहीं मिले, हार जमा नहीं हुए या उसकी कोई प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हुआ, वो तो मिनिस्ट्रियल जॉब है। अब आपका कोई सेक्रेटरी आपका काम ना करे तो क्या उसका केस आप पे चल जाएगा? इसी पॉइंट दूसरे उसमें पार्ट ये है कि इसकी वैल्यूएशन जो है वो, इसी पॉइंट को जो आप फरमा रहे हैं ना सर, कि ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिले होते, ये उनके ऑफिस को मिले होते हैं या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिले होते हैं। सर मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियां साहब, ये जो एक इस्तदलाल खुद बानी तहरीक इंसाफ ने उठाया कि ऑफिस बॉय को गवाह बनाया जा रहा है, अब ऑफिस बॉय से पूछा जाएगा जनाब कि ये तहफ़ जो है वो उन्होंने लिए, कैसे बेचे, ये मुझे बताएंगे कि क्या इमरान खान या बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो लायबल ठहरते हैं सर? और अगर आप वकील हैं, लेट से आप अगर वकील होते तो आप क्या दिफा लेते हैं इनके हक में? नहीं, मैं खैर इमरान खान साहब जैसे लोगों का वकील तो नहीं हो सकता, और अल्लाह बचाए ऐसे लोगों का वकील होने से। बहरहाल इसका डिफेंस बनता कोई नहीं है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेड सी सारी बात है, और इसमें डिफेंस लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो तहाइफ हैं वो लिए गए, एडमिटेडली लिए गए। वो किसके पास गए? वो इमरान खान साहब के पास गए। उसके पैसे कितने जमा हुए वो भी डॉक्यूमेंटेड है सारा। तो इसका डिफेंस बनता कोई नहीं है। ये सीधा सीधा 2+2 का केस है। हाँ, ये जरूर कर सकती है मुल्जम के वकला कि उसको लिंगर ऑन करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक जो पेशावर मुल्जम की तरह की दरख्वास्तें दे सकते हैं। चार्ज सही फ्रेम नहीं हुआ, गवाह रेलेवेंट नहीं है। जैसे आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन के वो जो तोशाखाना वाला केस चल रहा था, तो उसमें भी जो मुतल्लिका जज साहब हैं वो इनको मुसलसल हदायत कर रहे थे कि आप अपने दिफा में चीजें लेके आए, आप अपने गवाह लेकर आए, आप सारी चीजें लेकर आए। लेकिन ये उस तरफ जाने की बजाय उसको लिंगर ऑन कर रहे थे। टेक्निकली तौर के ऊपर केसेस को लिंगर ऑन करने के में ये जो तरीके इंसाफ के हामी दोस्त हैं वो बड़े माहिर हैं, लेकिन मेन केस का इनके ऊपर जवाब नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस केस में इमरान खान साहब के पास किसी किस्म का कोई डिफेंस मौजूद है, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंटेड केस है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। शहबाज खोसा साहब, डिफेंस कोई है सर? कोई प्लॉजिबल डिफेंस है आपके पास? सर केस क्या है? क्या केस ये है कि तोहफा दिया गया? क्यों दिया गया? तो तोहफा तो हर वजीर आजम को दिए गए हैं। क्या ये केस है कि तोहफा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया? हम तो कह रहे हैं कि भाई हमने एक्सेप्ट किया है। क्या ये जुर्म है कि आप अंडर द लॉ एक चीज एक्सेप्ट कर लो? और जो अंडर द लॉ पेमेंट डिक्लेयर नहीं किया एक, उसका तरीकेकार ये है कि वो पेमेंट की 2 इवैल्यूएशंस हुई। एक मार्केट से इवैल्यूएशन हुई और एक सरकारी इवैल्यूएशन हुई। सरकार की जो उस वक्त इवैल्यूएशन थी, उसकी इवैल्यूएशन और मार्केट की इवैल्यूएशन में कोई खास फर्क नहीं है, और उसी कीमत पर यह खरीदा गया। अब जब ये एक सियासी गवर्नमेंट आई जिसने आकर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कैंपेन चलाई और अपने अरबों रुपए के बारे में बात नहीं की, वो तो माफ करा लिए इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके, मगर तोशाखाना में इन्होंने एक नई वैल्यू, थर्ड वैल्यू निकाली, जो कि जिसमें कहते हैं कि जी ये अंडर वैल्यू किया हुआ है। ये सियासी गवर्नमेंट है, किसको नहीं पता कि ये पॉलिटिकली मैलिफाइड है, ये केसेस बने हुए। और अगर उस वैल्यू का जो आज के दिन में ये निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो ये वो जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनको इन्होंने अपना गवाह बनाया हुआ है, उनसे पूछे ना कि आपने उस वक्त कम वैल्यू क्यों लगाई थी? क्या उन लोगों को इमरान खान ने भर्ती किया था? वो पिछले कई वजीर आजम के साथ एम्प्लॉय चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं केस किया आपने कि इन्होंने ठीक तरीके से वैल्यूएशन नहीं की? आपने उनको मुल्जिम क्यों नहीं बनाया? उनको आपने वादा माफ बना लिए। एक बंदा जो कहता है कि मैंने गलत काम किया है मगर मुझे माफ कर दें आप और उसको सजा दे दें, क्या इस पे आप सजा देंगे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को? ये मैं अच्छा, डिक्लेयर ना करने का कोई दिफा है खोसा साहब? एलिगेशन है कि इसका नॉन डिक्लेरेशन का कोई दिफा है सर? नॉन डिक्लेरेशन तो हुई नहीं है इसमें। कौन सा अगले साल, उस साल जिस साल बेचे थे नहीं किया गया ना सर, 1 साल की ताखीर से किया। 1 साल की ताखीर ये कि कैलेंडर ईयर जो चल रहा होता है उसी के जब आपने डिक्लेयर करने होते हैं तभी करने होते हैं, और तभी किया हुआ है। एवरीथिंग इज अंडर द लॉ, नोबडी हैज हिडन द गिफ्ट। यहाँ पे तो वो वजीर आजम की फैमिलीज भी हैं
जो घड़ियां पहन के चली गई उन्होंने लिखवाया भी नहीं है। बाद में उनको ख्याल आया कि जी ये कई सालों बाद जब उनके हाथ पे पहने भी नजर आई तो उनको तब डिक्लेयर करनी पड़ी। अच्छा ठीक है मियां साहब, सर ये जो जिस केस में गिरफ्तार इनको किया गया वो कोई एक केस नहीं है, बेशुमार केसेस हैं सर। अब तो तशद्दुद केस है, पुरतशद्दुद केस, GHQ तशद्दुद केस में इनकी गिरफ्तारी डाली गई है। ये तो जेल में थे, मतलब यहाँ पे उनका इस्तदलाल ये है कि जनाब बंदा हमारा जेल में था, आपने कैसे कह दिया कि ये उकसा रहा था और इसने हमला करवाया। इसको किस तरह प्रोसिक्यूशन डिफेंड करेगी? उसमें तो इमरान खान साहब का अपना जो स्टेटमेंट है वो मौजूद है, जो उन्होंने रिहाई के बाद अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं वो फौज के ऊपर हमला ना करते, फौज की इमारतों के ऊपर हमला ना करते, फौजी गाड़ियों के ऊपर हमला ना करते, तो और कहां पर हमला करते। ये तो उनका अपना एडमिशन मौजूद है, तो पीछे तो बात कोई भी नहीं रहेगी। Does that tend to amount to admission, अगर आप जाए नहीं सर, मैं मियां साहब कह रहा हूं यहां से एस्टैब्लिश होते ऐसे स्टेटमेंट से आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इस आदमी ने इंस्टिगेट किया और इसके कहने पे उन्होंने जाके ये हमला किया? इस जो एक स्टेटमेंट जो आप कोट कर रहे हैं सर मियां साहब जी, ये इमरान स्टेटमेंट है, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है उन्हीं की, लेकिन कोर्ट में ये ऐसी स्टेटमेंट पे एस्टैब्लिश हो सकता है केस? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो जिस आप अगर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का सेक्शन देखिए, उसमें कन्फेशन का बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर सेक्शन मौजूद है कि जब आप ये स्पेसिफिकली टेररिज्म के केसेस में कन्फेशन को अहमियत दी गई है। अगर तो इमरान खान साहब उस अपने इंटरव्यू से डिनाई करेंगे तो फिर उसको प्रोसिक्यूशन को उसको साबित करना पड़ेगा। कैसे साबित करना पड़ेगा? उसका फोरेंसिक करवाया जा सकता है कि ये इमरान खान साहब की आवाज है, इमरान खान साहब की आवाज है या नहीं है, ये तस्वीर की है या नहीं है, उसकी टाइमिंग देखी जा सकती है। वो इंटरव्यू जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड हुआ, उसकी तस्दीक की जा सकती है। तो अगर तो इमरान खान साहब डिनाई करेंगे फिर उसकी तरफ जाएगी, अदरवाइज तो इसको कन्फेशन जो है वो तस्लीम किया जाएगा। और अगर इसको कन्फेशन तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पहले मंसूबाबंदी हुई थी। और इसके जो 9 मई के वाकयात हैं उनकी आप जो बाकी कोरैबोरेटिव एविडेंस देखें तो बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनकी ऑडियो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, वो सारी की सारी इस तरफ लेकर जाती हैं कि पहले जामिया मंसूबाबंदी के तहत आइडेंटिफाई करके GHQ के ऊपर जो है वो अटैक किया गया। ठीक है। अच्छा मियां साहब, मैं यही जो आपने बात किया ना कि ये स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव करता है, ये कन्फेशन स्टेटमेंट है। खोसा साहब, एक तो ये सवाल जरा इसका जवाब दीजिएगा, आपकी एक्सपर्टी क्या कहती है कि इस तरह का स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एडमिशन को और कन्फेशन को प्रूव करता है? एक दूसरा ये बातें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ऑन रिकॉर्ड हैं, जहां वो इश्तियाल अंगेजी का आंसर पाया जाता था उनकी गुफ्तगू में, इंस्टिगेशन का अफ्तर। मैं ये 9 मई से पहले की बात कर रहा हूं, वो मौजूद हैं, उस पर भी बात कीजिए। और पर्टिकुलरली जो ये एक जुमला है कि जनाब और कहीं ना जाते तो कहां जाते अगर वहां पे GHQ पे ना जाते, क्या कहेंगे सर? आप अभी तबसरा कर रहे हैं और आप ये तबसरे के कंक्लूजन में एक अपनी तरफ से एक तबसरे की कंक्लूजन देते हुए कंक्लूजन दे देते हैं नहीं, और कल को उसी तरीके से जज फैसला कर देता है। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये समझूंगा कि आपके कहने पर जज ने फैसला किया है? अच्छा। क्या ये जो अभी बात कर रहे हैं मियां दाऊद साहब, मुझे अब ये नहीं पता कि इनकी वो लॉ कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ, अभी इनके पास वो लाइसेंस आ गया या नहीं, क्योंकि पहले ये वकील बन के पेश होते रहे जब ये वकील नहीं थे। तो आई डोंट नो इनकी कन्फेशन की डेफिनेशन क्या है। कन्फेशन जो है वो एक बाकायदा उसकी एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, मैजिस्ट्रेट के आगे जाके आप पेश होते हो, मैजिस्ट्रेट आपसे पूछता है कि आप कन्फेशन दे रहे हैं, इसके नतीजे में आपको सज़ा हो सकती है, क्या ये अभी भी देना चाहते हैं आप? फिर ये कन्फेशन दिया जाता है, उसको कन्फेशन कहते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट को कन्फेशन नहीं कहते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये एक ख्याल देना या एक राय देना या एक ट्विटर पे एक ट्वीट लगा देना, आप क्या इसके नतीजे में एक शख्स जो कि उस वक्त अंदर था, 9 मई को इमरान खान वाज बिहाइंड बार्स जब ये सारा कुछ हुआ, आपका केस उस वक्त से चल रहा है, 9 मई की FIR उस वक्त से चल रही हैं, आपने 18 मई को एक पुलिस एहलकार का स्टेटमेंट लिया जो कि आपने इमरान खान साहब के खिलाफ लिया, आपने कहीं पे ये इमरान खान के खिलाफ 2 इसमें 173 की
इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं। दोनों रिपोर्ट्स में कहीं कोई इमरान खान से चीज मतलूब नहीं की गई। इस केस के अंदर बहुत सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी तक इमरान खान इसमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं थी। आज ऑल ऑफ अ सडन इमरान खान की गिरफ्तारी कहां से इनको याद आ गई? 7 अगस्त 2023 से इमरान खान साहब बिहाइंड बार्स हैं। अगर इमरान खान साहब से कोई केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो ये पीछे कर सकते थे। इमरान खान साहब तो इन्हीं की कस्टडी में है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बेसिस पे जबरदस्ती एक बंदे को अंदर रखने के लिए ये काम किया जा रहा है कि ये ना हो इसकी दूसरे केस में बेल हो जाए तो हम इसको इसमें घसीटते जाते हैं। अच्छा खोसा साहब, एक तो ये पॉइंट आपने एस्टैब्लिश कर दिया, इसका जवाब मैं मियां साहब से लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा जरा यहाँ पे भी जरा देखने वालों को गाइड कीजिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो स्टेटमेंट्स जिनमें बज़ाहिर इंस्टिगेट करने का या उकसाने का आंसर पाया जाता था, उनका क्या होगा सर? अब वो भी क्या मजिस्ट्रेट के सामने ही वो इंस्टिगेशन के स्टेटमेंट्स को कन्फेस करें, या वो वीडियोस, वो तकारीर, वो उनके स्टेटमेंट्स they can also be used against him? मैं अगर अभी यहां पर कोई स्टेटमेंट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैं दोबारा आपको दे देता हूं। अगर मैं यहां पर कोई डेफिनेटिव ओपिनियन एक देता हूं और उसके नतीजे में कोई साहब जाके कोई गलत काम कर देते हैं, तो क्या वो जो साहब जो गलत काम कर रहे हैं उनका अपना कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्या वो जो सजा उनको उनके फेल की मिलनी चाहिए वो क्या मुझे मिलनी चाहिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अब ये जो इसी तरह हमारे बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, ये ईमा पे करना या ये कंस्पिरेसी करना, जो बंदा एक एक्ट करता है वो उसका अपना मेंसरिया उसमें इन्वॉल्व होता है, उसका अपना एक्ट इन्वॉल्व होता है। इंसाइटमेंट कोई ये इस तरीके की इंसाइटमेंट नहीं होती कि ट्विटर पे बयान दे दिया या फलां जगह तकरीर में कुछ कह दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंस में फलां बंदा डिफेंस कर लेगा कि नहीं मैं तो ये करना ही नहीं चाह रहा था। यहाँ पे ये नहीं, जो सर देखिए सर, जो परपेट्रेटर्स हैं, खोजा साहब, जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये एक्ट कैरी आउट किया, वो तो ठीक है, वो तो पकड़े जाए, बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं, कैपिटल हिल पे हमला हुआ, ट्रंप को भी उसको भी चार्जेस का सामना करना पड़ा यहाँ पे, बिकॉज इंस्टिगेट उसने किया था। क्या वो ट्रंप अंदर है? आपने वो अमेरिका को ये इतनी इज्जत थी उनको अपने प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया इसमें। नाहल तो हो गया ना सर। टू शो कंस्पिरेसी। Have you shown conspiracy? Has anyone even attempted to show conspiracy? There is no conspiracy here. There were statements. There are statements every day. यहाँ रोज मस्जिद में ऐलान होता है कि फलां फिक्के वाले काफिर हैं, तो इसका क्या मतलब है? फलां काफिर हो गए हैं। ये this case is a figment of somebody's imagination, only designed to drag these proceedings and abuse the process of the court. हमारी कोर्ट में इनमें क्वॉशमेंट्स की दरखास्तें जाएंगी क्योंकि इसमें खान की इन्वॉल्वमेंट, हमने पहले से हाई कोर्ट के ऑर्डर ले रखे हुए हैं कि इतने 100 केसेस आपने, कई 100 केसेस आपने खान साहब पे कर दिए हैं जिनका कोई उनकी पर्सन से लेना देना ही नहीं है। अब वो क्या हर केस में जाके इसी तरह ड्रैग होते रहेंगे? ये सिर्फ एक सियासी बेसिस पे एक पॉलिटिकल अपोनेंट को हल्के से बाहर रखने के लिए ये किया जा रहा है। और ये इसकी मुझे आपको इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ, इट इज एज क्लियर एज द नाइट। राइट, मियां दाऊद साहब, ये यूं कह लें कि दिस इज व्हाट खोसा साहब हैज मेंशन्ड इन हिज डिफेंस अगेंस्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ। वो कहते हैं जनाब इन तकरीरों से कुछ नहीं होता। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो खोसा साहब जाहिर बात है वो मुल्जिम के वकला है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, उन्होंने तो यही बात करनी है। लेकिन आप एविडेंस को देखें, एविडेंस क्या कहती है जी? एविडेंस ये कहती है कि इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के बाद आकर पहला कौम से खिताब किया, उसकी वीडियो पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि मेरे कारकुनान ने फौज के ऊपर हमला किया, वो फौज के ऊपर हमला ना करते तो और कहां करते। उस चीज को इमरान खान साहब के पहले के बयानात और तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा हैं उनके बयानात और उनकी जो लीक्ड ऑडियोज हैं उनके साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो ये जामिया मंसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई। और इस बगावत की कड़ियां जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क से जाकर जो है वो मिलती हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उनको एक मखसूस मुल्क के अंदर जमाना गोल्ड स्मिथ साहबा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं।
फंडिंग करती हैं और उनको वहां से बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लेकिन सर मियां साहब आपने भी सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दिया सर, आपने भी फैसला सुना दिया वैसे। ना ना, ये मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं फैसला नहीं सुना, एविडेंस की बात कर रहा हूँ। मुमकिन है कि मुल्जिम के वकला जो है वो इस सारी एविडेंस को ट्रायल कोर्ट के अंदर शेटर कर दे, मुमकिन है कि ना कर सके, तो फाइनल फैसला तो कोर्ट करेगी। लेकिन जो प्रेमा फेशाए प्रोसिक्यूशन की एविडेंस मौजूद है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब और उनकी जमात ने जामिया मंसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मिस्र और शाम बनाने की आलमी मंसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के अंदर दंगा फसाद करवाने की कोशिश की, और इसका वो एतराफ कर चुके हैं। जब इमरान खान साहब एतराफ कर चुके हैं तो उसके बाद तो फिर पीछे ज्यादा मजीद कोई केस चलाने की जरूरत ही नहीं रही। अच्छा मियां साहब मुझे एक बात बताएं, प्रोसिक्यूशन ये आलमी मंसूबाबंदी कैसे साबित करेगी? मैं एक लम्हे के लिए फर्ज करता हूं, आपने कहा था कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील कभी भी ना होते, चले मैं मान लेता हूं आप प्रोसिक्यूटर हैं, अब ये आलमी मंसूबाबंदी कैसे साबित करेंगे? जरा ये साबित करें प्लीज। मैं आलमी मंसूबाबंदी वाली बात अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जिस एविडेंस में बात कर रहा हूँ, वो इमरान खान साहब की वीडियो स्टेटमेंट है, कौम के साथ खिताब है, जो उनका सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उससे वो कैसे डिनाई कर सकते हैं? अच्छा, उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें ये कैटेगोरिकली कहा हो कि मुझे गिरफ्तार अगर कर लिया तो आपने जाके जीएचक्यू पे हमला करना है? मुराद सईद साहब की ऑडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर मौजूद है। अच्छा। और उसके बाद इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं, मुराद सईद को पकड़े ना सर, सॉरी मुराद सईद को पकड़े ना सर इस केस में, वो भी मफरूर है। वो मफरूर है, जाहिर बात है, मुकदमे में मुलजमान जो है मफरूर हो जाते होते हैं, मुमकिन है कि वो भी पकड़े जाए और उनसे साथ भी ये सारी चीजें वो कोलैबोरेट की जाए। मुलजिम के ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं उसको हर तरीके से मुलजिम के वकला का हक होता है कि वो उसको करे, उसको शैटर करे, इसका पूरा मौका दिया जाएगा। इससे पहले तो ना मैं फैसला कर सकता हूं, ना मुलजिम का वकील फैसला कर सकता है, ना हम कोई कर सकते हैं। लेकिन जो बाजार पूरी कौम ने देखा वो बिल्कुल जो है वो इस बात को कोलैबोरेट करता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज्जम तरीके से बगावत करने की कोशिश की गई, इसीलिए फौज के ऊपर जो है वो हमला किया गया। चले ठीक सर, ये खोसा साहब मेरे सवाल आपसे करना था, बट आपकी सार्केस्टिक स्माइल मुझे बार बार ये सवाल करने पे मजबूर कर रही है सर कि आपके मुखालिफ दलाइल आ रहे हैं और आप जो है वो एक स्मिर्क के साथ हंस रहे हैं। सर ये क्यों हो रहा है? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि क्रिमिनल लॉ की जो बेसिक्स है ना जी, उसमें यह है कि द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड इट कैन नॉट बोरो फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द डिफेंस। मैं अगर मुल्जिम होकर 50 चीजें भी बोल दूं, आप मेरी चीजों को मेरे खिलाफ नहीं यूज कर सकते। आपने अपना केस अपने केस की प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की बेसिस पर खड़ा करना है। अभी तक मियां दाऊद साहब से मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि प्रोसिक्यूशन ने आगे से ये चीजें लाकर खड़ी कर दी हैं और इनका जवाब दे दें। ये कह रहे हैं इमरान खान ने वो बयान दे दिया, मुराद सईद ने वो बयान दे दिया, फलां ने ये बयान दे दिया। ओ भाई, प्रोसिक्यूशन का बयान, कौन सी एविडेंस है जो इन्होंने कंस्पिरेसी की रिकवर की? कौन सी ऐसी बात है, कौन से लोग हैं जिन्होंने सुना इमरान खान को ये कहते हुए कि भाई जाके हमला कर दो अगर मैं पकड़ा गया तो? ये जो आलमी कंस्पिरेसी को बीच में ले आए हैं, ये तो कहीं किसी का केस ही नहीं है। ये तो आज तक किसी ने बात ही नहीं की कि किसी आलमी किसी कुव्वत की ईमा पर ये सारा कुछ हुआ है 9 मई को, ये भी ये बीच में ले आए हुए। बड़ी अच्छी इमेजिनेशन है इनकी, मगर ये ऐसे केसेस नहीं होते। अदालत में जो है वो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस अपने एविडेंस पे प्रूव करना है। अभी तक इसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जो कि इमरान खान के अगेंस्ट हो। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ अ लेमैन अंडरस्टैंडिंग, मैं I have to interrupt you sir. For the sake of a layman understanding, मैं उसको let me put it in a very simple way. मेरे पास ये मोबाइल फोन है सर, मैं एक शख्स के खिलाफ रोजाना, मेरा हमसाया है, लेट्स से मेरा हमसाया है, मैं रोजाना कह रहा हूँ जनाब बहुत बदकार आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, मैं उसके खिलाफ जो है आई एम स्पूइंग हेट अगेंस्ट हिम। फिर एक दिन मैं कहता हूँ जनाब ये तो इतना बदकार आदमी है, इसके घर को जला देना चाहिए। अब वो होता क्या है, ये ट्वीट पढ़ के 5-10 अजीबो गरीब किस्म के गुंडे वो जाके उसके घर पे हमला कर देते हैं। शैल आई नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर?
फॉर इंस्टिगेशन। क्या कोई मुझसे नहीं पूछेगा तुमने ये आप जो एग्जांपल दे रहे हैं जी सर, आपने जो मेरे से बात पूछी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी बीसियों नहीं लाखों एग्जांपल्स कोर्ट के केसेस में डिसाइडेड ऑलरेडी हैं। यहाँ पर कई मौलवी हैं जो फिक्का में बैठकर किसी न किसी के बारे में बात कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक पूरा यहाँ पे मॉब इकट्ठा हो जाता है और जाके किसी बंदे को, बेगुनाह बंदे को मार देता है। ये बीसियों केस आपके सामने हो चुके हैं। तो क्या आप उस मौलवी को पकड़ के आप सजा दे रहे होते हो? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? What do you think? सजा उसको मिलती है जो बंदा जाकर वो रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसको मिलनी नहीं चाहिए सजा सर? वो एक्ट करता है, वो कॉन्शियसली, सॉरी, उसको सर सजा मिलनी तो चाहिए ना सर। ये तो कम से कम आपको मानना पड़ेगा, या हमें बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन कि हाँ उसने गलत किया, उसको सजा मिलती पे आ जाएगा। अब ये डिग्री पे आ जाएगा कि क्या इंसाइटमेंट, क्या वाकई ही इंसाइटमेंट हुई, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट व्हिच हैज टू बी प्रूव्ड। क्या इंसाइटमेंट ऐसी थी कि जिसके नतीजे में लोग इश्तियाल में आ गए और उन्होंने जाके ये मोटिवेशन कर दी? दिस विल हैव टू बी प्रूव्ड इन अ लॉ, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। फिर क्या ये भी देखना पड़ेगा कि 9 मई को जिस तरीके से खान को अरेस्ट किया गया, क्या ये वो इंसाइटमेंट थी? क्या वो एक कंस्पिरेसी के तहत किया गया और लोगों को इश्तियाल दिलाया गया? इसमें तो बहुत सारी बातें खुलेंगी, मगर ये किसी का केस अभी तक नहीं है कि खान साहब ने किसी को एज अ प्लान कहा किसी फॉरेन कुवैत के कहने पर कि यूं जाकर फौज पे अटैक कर दो। ये किसी का भी केस नहीं, वो नहीं है, वो मान लिया नहीं है सर कि किसी फॉरेन कुवैत पे नहीं कहा, ये मान लिया। लेकिन सर ये दलील अब तक मेरी समझ में नहीं आ रही सर। हमारे दिल इनके साथ धड़कते हैं। बेशक सर, लेकिन सर ये दलील अब तक मैं एज अ लेमैन समझ नहीं पा रहा हूं कि जनाब देखें, अगर ये किसी मौलवी जो है वो स्पीकर, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके हेट स्पीच करता है, उसके खिलाफ तो कभी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये आप मान रहे हैं सर कि हेट स्पीच आपकी तरफ से हुई है? हाँ, आज तक कुछ हुआ नहीं, वो एक अलग बात है, मगर मुझे एक एग्जांपल दिया, आपने मुझे एक एग्जांपल दिया अपने हमसाये के अगेंस्ट, मैंने आपको उससे एक बड़ा एग्जांपल दे दिया। अगर आपको मशाल खान का केस याद हो, क्राउड लिंचिंग का, अगर आपको फैसलाबाद का केस याद हो, तो वो इंसाइटमेंट्स पर हुआ और उस पर जाकर मॉब्स ने जाकर काफी कुछ कर दिया। अब मॉब्स में जो जिन पर इल्जाम आया वो उन लोगों पर आया जिन्होंने उस बच्चे पर या उन लोगों पर तशद्दुद किया, ना कर उन पर जिन्होंने मिलकर कंस्पिरेसी या उस वक्त ये इश्तियाल अंगेज बातें की, तकरीरें की। अच्छा। बात ये है कि आपने एक्ट देखना होता है क्रिमिनल लॉ में कि किसने किया है, उसके पीछे उसका मेंसरिया इन्वॉल्व है। एक बंदा जो आपको फोन पर, अब मैं आपको फोन पर इंस्ट्रक्शन दे दूं कि फलां जगह जाकर चोरी कर दो, तो क्या आपका अपना दिमाग नहीं है कि आप जाकर उस पे एक्सरसाइज करेंगे? सवाल आपकी बात ठीक है, ये तो बड़ा एक्सेप्शनल, लेकिन लॉ क्या कहता है? सर्कमस्टांसेस में वो शख्स जो इंसाइटमेंट के लिए राजी करे, उसके बारे में लॉ क्या कहता है? क्या कोई लॉ है ही नहीं ऐसा जो मर्जी कोई जो है वो लॉ उसको मच लोअर डिग्री ऑफ सीरियसनेस पर देखता है। एक बाप अपने बेटे को शायद इंस्ट्रक्शन दे सके, वो भी तब जब वो कम उम्री में हो। ये जनरली इस तरह के केसेस में सारे ये लोग बरी होते हैं जिन पे ये इंसाइटमेंट का इल्जाम होता है। वाई? बिकॉज जो लोग जाके ये एक्ट्स परपेचुएट करते हैं उनका अपना दिमाग होता है, अपना उनकी इंटेंशंस होती हैं, अपने उनके जहन में चीजें चल रही होती हैं। फिर आपने ये भी देखना होता है कि क्या कोई कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो नहीं है इंसाइटमेंट में, क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी दूसरी साइड से हो गई हो जिसने इंसाइटमेंट को एड कर दिया हो। इन दिस केस द मैनर एंड मोड इन विच इमरान खान वाज अरेस्टेड फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज द ट्रिगरिंग फैक्टर। उसको लोगों ने इतना इश्तियाल, उस हरकत की वजह से इतना ज्यादा इश्तियाल लोगों में आया कि कई लोगों ने जज्बात से बाहर होकर ये हरकतें कर दी और उनको हम कंडेम करते हैं जो ये लोग ये हरकतें की हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि मुझे सर एक वक्त का कहा जा रहा है, मादरत में आपकी बात काट रहा हूं सर, बट आपने और मियां दाऊद साहब ने हमारे साथ ही रहना है। देयर इज लॉट मोर टू डिस्कस सर, आप हमारे साथ रहिएगा। हसन रजा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। ब्रेक के बाद बल्ले के निशान पर भी बात करेंगे, अल-कादा ट्रस्ट पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सी यू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली के लिए अपील पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में
3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच के अराकीन होंगे, जबकि केस की समाअत कल होगी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की और रिमार्क्स दिए कि अदालत उज़्मा के पास भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल दिए, कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना भी कराए जाएं तो इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ रिकॉर्ड कीपर है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 3 वजूहात की बुनियाद पर पीटीआई केस को खारिज किया। पहली वजह यह कि केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, दूसरी ये कि केस पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जबकि तीसरी वजह यह कि केस में कानून को बराह रास्त चैलेंज ही नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एतराज़ात करने वालों ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई आइन के मुताबिक नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया तो हम गैर फाल हो जाएंगे। पीटीआई मखसूस 227 नशिस्तों में अपने हिस्से से महरूम हो जाएगी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने अली जफर से इस्तफसार किया कि आपको इस बात पर एतराज़ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं आता। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से सदा की कि आप इंटरिम रिलीफ को दोबारा बहाल कर दें। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि नहीं, आपका इंटरिम रिलीफ हतमी इस्तदा ही है। बैरिस्टर जफर ने कहा कि नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और फिर हम इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त भी नहीं पहुंचा सकेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मियां दाऊद साहब भी मौजूद हैं, जनाब शहबाज खोसा साहब भी मौजूद हैं और हमें हसन पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। पाशा साहब, आगाज में आपसे करता हूं। सर, ये दलील के एक रिकॉर्ड कीपर का किरदार है इलेक्शन कमीशन का, वो किसी का इंतखाबी निशान नहीं ले सकता, किसी पार्टी को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता, किस कदर मजबूत है सर ये दलील? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी पार्टी को इलेक्शन का निशान अलॉट कर सकते हैं, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपर हैं। देखिए, सर्टिफिकेट भी उन्होंने ही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद देना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जो मेरा ख्याल है कि ये किसी हद तक दलील कोई इतनी कारगर नहीं है या इस पे इतना वेटेज नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है, वो चाहे आप उसे रिकॉर्ड कीपिंग का कहें, चाहे उसको ऐसे कहें कि क्या इलेक्शन कमीशन के बगैर इलेक्शन का कोई प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है या उसका इख्तिताम हो सकता है या उस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है? मैं जवाब यकीनन आएगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन का काम ही यही है जो कि वो करने जा रहा है और किया है। बाकी जो दूसरी बात है कि इनके बल्ले के निशान का कायम रहना या ना रहना, ये अब देखें अली हैदर साहब, ये तो है मैटर सब जुडिस है। डिवीजन बेंच ने आज हियरिंग की, पीटीआई के वकला की भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला की भी। एक मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर गई है पीटीआई। उनको इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुजू नहीं करना चाहिए था, उनको आज का कम से कम देखना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके साथ एक फेवर की है कि अगर वहां से फारग होते हैं तो इनका कोई टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए कल के लिए ही मुकर्रर कर दिया, बेंच भी तश्कील दे दी गया और कल हेयरिंग होगी। होपफुली शायद जब वो महफूज फैसला अब डिपेंड करता है कि पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच कब अनाउंस करता है। अगर तो उस सुप्रीम कोर्ट वाले जो पिटीशन है उसकी हेयरिंग पहले हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस महफूज फैसले पे क्या होंगे ये देखना पड़ेगा। बहरहाल कल का दिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से। ठीक है मियां साहब, सर आपका क्या इस पे मौकफ है? ये दलील आपको क्या लगता है कि ये काम आएगी पीटीआई के, और क्या ये कानून को चैलेंज करना चाह रहे थे तो ये तो काम पहले ही कर देना चाहिए था, कानून को चैलेंज कर देते। आप कानून को इन बेचारों ने क्या चैलेंज करना है? आप रोज सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग में आप इनकी हालत देखते तो हैं कि ये कितने को काबिल बुकला है। बाहर आकर आप इनकी से तकरीरें करवा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, सोशल मीडिया पे बयानबाजी करवा लें, तमाशा लगवा लें। अदालत के अंदर ना इनको कानून आता है,
ना इनका कानून से कोई लेना देना है। रोज इनकी बेइज्जती होती है, बेइज्जत होकर बाहर निकलते हैं और बाहर आकर अदलिया के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की टेक्निकलिटीज में जाए बगैर बतौर पाकिस्तानी, बतौर डेमोक्रेट ये समझता हूं कि किसी भी सियासी जमात से, चाहे वो तरीके इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है या कोई और सियासी जमात है, उससे उसका इंतखाबी निशान जो है वो वापस नहीं लेना चाहिए। इसमें हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के अपना उनके वकला का कसूर हो, और ये पहले दिन से आप जब भी मजमूई तौर के ऊपर जायजा लेंगे तो आपको तहरीक इंसाफ के वकला की नलायकी ही नजर आएगी कि वो किस तरीके से इन केसेस को हैंडल करते हैं और फिर उसके बाद निशाना जो है वो अदलिया को बनाना शुरू कर देते हैं। ये जब इनको भी पता है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर को कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सेटल्ड लॉ है कि नहीं चैलेंज किया जा सकता, तो फिर ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने अपना केस भी आर्ग्यू कर रहे हैं। अच्छा, चलिए वहां पर ये जरा समझा दें, होता क्या है सर आम के लिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर? अभी दस दो जरा। जिसे अबूरी हुक्म कहते हैं। अबूरी हुक्म, जैसे अबूरी कहते हैं, अबूरी हुक्म के लिए पहले ये गए तो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब ने इनके हक में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। ऐसे हुआ उस स्टे ऑर्डर के उस अबूरी हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया, तो फिर उन्होंने एक हुक्म जारी करके पहला अबूरी हुक्म वापस ले लिया। अब वो फाइनल फैसला करने जा रहे हैं। तो ये सर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। मियां साहब वक्त चूंकि कम है, खोसा साहब सर आपकी क्या राय है, क्यों ये डिफेंस क्यों लिया? दीगर वकील तो कह रहे हैं कि इतना स्ट्रांग डिफेंस नहीं है सर ये। मेरा सलाम हसन रज़ा पाशा साहब को। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले तो मैं आपको चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ ही पेशावर हाई कोर्ट गई और इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट की डीबी में इंटरलोकेटरी ऑर्डर को ही चैलेंज किया। सो ये ऐसी बात नहीं थी कि अगर वो इलेक्शन कमीशन खुद इंटरलोकेटरी ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है तो वो चैलेंज खुद रेजिस्ट कैसे करेगी, ये मेरी समझ में नहीं है। बहरहाल आप इसकी टाइमिंग को देखें जी, यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है और आवाम की राय के मुताबिक वोटिंग के रिजल्ट में जो भी हुकूमत आए उसको अगली हुकूमत ट्रांसफर करके देना है, ना कि एक इलेक्शन के 12वें जो लास्ट मिनट पर आप उसके इंतखाबी निशान एक बिल्कुल ही एक जानिबदार इदारा बनकर वो कोर्ट कचहरी में ले जाकर उसको छेड़ना शुरू कर दें। क्या इन्होंने किसी और पार्टी के इंतखाबी निशान को छेड़ा? क्या इन्होंने किसी और पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शंस को छेड़ा? क्या इन्होंने किसी और पार्टी की कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हिस्ट्री आंसर करेगी और ये मुझे अभी इसकी बहस करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में। ठीक है खोसा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाशा साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब आपने वक्त दिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। मुजरिम जुर्म करे तो कानून इसका पीछा करता है, जो मुजरिम पकड़ा जाए इसके खिलाफ केस चलता है, सजा होती है, जेल में डाला जाता है। लेकिन कई मुजरिम जेल से फरार के रास्ते भी निकाल लेते हैं और ऐसे ऐसे रास्ते निकालते हैं कि खुद कानून नाफिज करने वाले भी हैरान हो जाते हैं। ऐसी ही एक परेशानी का सामना इक्वाडोर के हुकाम को भी है, क्योंकि इक्वाडोर में सजा याफ्ता एक बदनामे जमाना गैंग लीडर जेल से अचानक गायब हो गया है, जिसके बाद पूरे मुल्क में 60 रोज के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। Sentenced in 2011 to 34 years for murder and drug trafficking, authorities found Adolfo Macias' cell empty on Sunday, the day he was scheduled to be moved to a maximum security facility. इक्वाडोर के एडोल्फ मैथियास के फरार होने का वाकया कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी कई मुजरिम जेल हुकाम को चकमा देकर भाग चुके हैं। अब से कुछ दिन पहले अमेरिकी जेल से भी कत्ल का एक मुजरिम फरार हुआ था। इसने एक दीवार के साथ हाथ जमाए, दूसरी के साथ पांव जमाए और फरार हो गया। अमेरिका में ही एक कैदी जेल की एक मुलाजिम की मदद से फरार हुआ। जेल की एहलकार ने कहा कि वो मुजरिम की नफ्सियाती तशखीस कराने इसे अदालत लेकर जा रही हैं। इस बहाने से एहलकार ने मुजरिम को जेल से निकाला और फरार करवा दिया। सेनेगल का बाय मोदफॉल नामी मुजरिम 12 बार जेल से फरार हो चुका है। इस बुनियाद पर इसे सीरियल जेल ब्रेकर कहा जाता है। The Senegalese prisoner known as Escape Ace has been arrested again after his latest jailbreak in Dakar last weekend. Baymoudiou Fall is said to have escaped 12 times from prison.
After his latest attempt, he told a TV channel he escaped because of the slow pace of his trial. फ्रांस के बदनामे ज़माना गैंगस्टर रेडोनी फीट को फरार कराने के लिए उसके साथियों ने एक हेलीकॉप्टर को उसके पायलट समेत अगवा कर लिया। मुसल्लह अफराद इस हेलीकॉप्टर के जरिए जेल के करीब उतरे और फिर अपने साथी को छुड़ाने के लिए जेल में दाखिल हो गए। अपनी वारदात मुकम्मल करने के बाद वो इसी अगवाशुदा हेलीकॉप्टर के जरिए फरार भी हुए। They had hijacked this from an instructor who was waiting for his student, and they forced that pilot to take them to this particular prison in Paris in order to aid with this escape. Then they switched into a vehicle. Now, that vehicle that you see here now was found dumped at a suburb market outside of... एल चापो मंशियात की दुनिया का एक बदनाम किरदार है। इसका ताल्लुक मैक्सिको से है और वो 2 दफा जेल से फरार हो चुका। पहली दफा इसने 2001 में जेल तोड़ी थी, तब वो गंदे कपड़े ले जाने वाली गाड़ी में छुपकर फरार हो गया था। फिर दोबारा वो फरवरी 2014 में पकड़ा गया। इसे मैक्सिको की इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेल में रखा गया, लेकिन वहां से भी इसने 1.5 किलोमीटर तवील सुरंग खोदी और फरार हो गया। He sits down, appearing to remove his sandals, and then he vanishes. We now know that under the shower was this hole, occupying a blind spot in the cell's CCTV cameras. Beneath it, a tunnel that was his highway to freedom. आहनी सलाखें, ऊंची दीवारें और जेलें इसलिए बनाई गई हैं ताकि माशरे को मुजरिमों से महफूज रखा जा सके, ताकि मुजरिमों को उनके किए की सजा दी जा सके। लेकिन कई मुजरिम इन जेलों से फरार होने से भी कामयाब हो जाते हैं और हुक्काम देखते रह जाते हैं। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। निहत्ते फ़लस्तीन पर इस्राएली दहशतगर्दी को 3 महीने हो गए। खूनी सहूनी फ़ज़ाइया ने लगभग 100 दिन में सिर्फ गजा की पट्टी पर 45,000 से ज़ायद मिसाइल और 2 हैकल बम बरसाए, जिनमें से कुछ का वजन 2000 पाउंड था। मरकजी इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा पर 65,000 टन बारूद की बारिश की गई, जो 3 एटम बमों के वजन और ताकत से ज़्यादा है। तेल अवीव ने एक तरफा जंग में बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ हथियारों का भी इस्तेमाल बेदरीग किया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 23,000 तक पहुँच गई है, जिनमें 6,500 ख़वातीन और 9,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। खूंखार नेतन्याहू सरकार आलमी इदारे सेहत के अमले और सहाफ़ियों को भी चुन चुन कर निशाना बना रही है। एक रोज पहले भी 2 सहाफ़ी अब्दुल्ला बरोसार, मोहम्मद अबू दायर इसराइली बमबारी के दौरान जाम शहादत नोश कर गए, जिसके बाद गजा जंग में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 112 हो गई है। दहशतगर्द इसराइल निहत्ते मीडिया पर्सन्स पर ही नहीं, इनके खानदानों की टारगेट किलिंग भी कर रहा है, जिसके एक मिसाल अल जज़ीरा न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। इनकी फैमिली है जिनका इसराइल अक्टूबर से पीछा कर रहा है। 2 रोज पहले इनके सहाफ़ी बेटे हमजा अल दोहो को भी एक साथी समेत उस वक्त खून में नहला दिया गया जब वो गाड़ी में सफर कर रहे थे। सहाफ़ी बेटे की शहादत से पहले गुजरे दिसंबर के वस्त में एक स्कूल पर इसराइली मिसाइल हमले की मंजर कशी करते वाइल अल दोहो खुद भी सहूनी बमबारी में जख्मी, जबकि उनके कैमरामैन जाम शहादत नोश कर गए थे। खान यूनिस से ताल्लुक रखने वाला शहीद कैमरामैन 4 बच्चों का बाप था। जिस्म और रूह के जख्मों से चूर चूर वाइल अल दोहो पर कयामत उस वक्त टूटी जब पिछले साल अक्टूबर में इसराइली तैयारों की तबाहकुन बमबारी के नतीजे में उनकी अहलिया, बेटी, बेटा, बेटी और पोता जाम शहादत नोश कर गए थे। इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों के साथ साथ सहाफ़ियों के खून से होली खेल रहा है, मगर कोई खून से लिथड़े दस्ते कातिल को रोकने वाला नहीं। बेचारी OIC तो क्या, नाम निहाद अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं, लेकिन बेगुनाह खून कब रायगां जाता है, कब खामोश रहता है। करीब है यारो रोज़ महशर, छुपेगा कुश्तों का कत्ल क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। इसके साथ ये प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।